नमस्कार मित्रों, कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुधा ओम ढींगरा की लिखी हुई कहानी वो कोई और थी। वर्ल्ड लिटरेचर में भारत का नाम रोशन करने वाली सुधा ओम ढींगरा जी कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, पत्रकार, रंगमंच, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कलाकार, समाज सेवी होने के साथ साथ हिंदी के प्रचार प्रसार में वे निरंतर क्रियाशील रही हैं। प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी वो कोई और थी, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। क्रैब ट्री लेक पार्क में प्रातः सैर करने जाती हूँ। कुछ एक दिन पहले वॉकिंग ट्रेल अर्थात सैर करने वाली सड़क पर सैर करते हुए हल्की हल्की हवा जो उस दिन सवेरे से ही चल रही थी, जहाँ शरीर को स्फूर्ति दे रही थी वहीं कदमों को भी तैनात किए हुए थी। जुलाई की कड़कती गर्मी में हवा का धीरे धीरे बहना, पत्तों का हिलना, झाड़ियों की सरसराहट एक ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। शायद गर्मी से बौखलाई प्रकृति को भी हवा सुकून दे रही थी। मैं उस ध्वनि से कदम मिलाती, प्रकृति के सानिध्य का सुख लेती अपने गंतव्य स्थान की ओर बढ़ रही थी। अचानक हवा तेज हो गई और कई कागज़ ऐसा लगा कि मेरे पीछे छूट गई झाड़ी से निकलकर मेरे आगे आगे मेरा रास्ता रोकते हुए उड़ने लगे। बिल्कुल पाँव के पास आकर जो कागज़ अटका उस पर हिंदी में कुछ लिखा था। जिज्ञासा की लहर शरीर में लहरा गई। हिंदी में लिखा कागज़ और वो भी सैर करने वाली सड़क पर। कागज़ों के पीछे भागने लगी और कौतूहलता ने उन्हें पकड़ने पर मजबूर कर दिया। सबको समेटने के बाद लगा कि देखूं ये आए कहाँ से हैं, और अंदाज से वहाँ की झाड़ियाँ देखने लगी जहाँ से वे उड़ते हुए मेरी तरफ आए थे। वहीं एक झाड़ी के पास नीचे काफ़ी सारे कागज़ इकट्ठे हुए पड़े थे, गुच्छ मुच्छ हुए, जैसे किसी ने अपनी डायरी फाड़ कर फेंकी हो। जिज्ञासा चरम सीमा पर पहुंच गई। उन पन्नों को हाथ में लेने के बाद स्पष्ट हुआ कि वो तो पूरी डायरी ही थी। हाँ, अपनी जिल्द से अलग कर दी गई थी और पन्नों को भी एक दूसरे से अलग करने की कोशिश में उन्हें बुरी तरह से तोड़ा मरोड़ा गया था। पर वे पन्ने जुड़वा बच्चों से आपस में जुड़े हुए थे। उन्हें पढ़े बिना रह नहीं सकी और बैठ गई बस उन्हें बाँचने। डायरी के बहाने किसी ने अपने जीवन का एक पूरा अध्याय फाड़ कर फेंका था। शायद सोचा होगा कि इसे कौन पढ़ पाएगा। सुबह सफाई वाले इन कागज़ों को उठा ले जाएंगे। संयोगी कहेंगे कि वे पृष्ठ मेरे सामने स्वयं ही आ गए और उन पर बिखरी वेदना ने मुझे बेचैन कर दिया। कई दिन उन पन्नों पर लिखे कटु सत्य को कड़वी दवाई की तरह निगलने की कोशिश करती रही। विदेश को सपने साकार करने और सुअवसरों की भूमि कहा जाता है। बहुत से युवक युवतियाँ यहाँ उच्च शिक्षा के लिए आते हैं और लौटकर अपने देश जाने की इच्छा रखते हुए भी लौट नहीं पाते और यहीं के होकर रह जाते हैं। उनमें से कुछ एक ही खुशकिस्मत होते हैं जो अपने देश वापस जाते हैं। कई शादी करके अपना सब कुछ छोड़कर विदेश में बसने चले आते हैं। स्थापित होने का संघर्ष, ग्रीन कार्ड लेने की रुकावटें और प्रताड़ना के किस्से कहानियों से हिंदी साहित्य के पन्ने भरे पड़े हैं। जितनी बड़ी संख्या में युवा वर्ग को उनकी महत्वाकांक्षाएं विदेशों की तरफ ढकेलती हैं, उतनी त्रासदी से भरपूर कई नई कहानियाँ, नई पीड़ा, नए दर्द, नई कसक विभिन्न कारणों और भिन्न भिन्न परिस्थितियों के साथ जन्म लेती हैं। सड़क पर मिले पन्नों और उन पर काली स्याही से उकेरित यथार्थ ने मेरी इस कहानी को जन्म दिया। सतलज और व्यास के मध्य की धरती से एक सीधा साधा सरल युवक अभिनंदन वत्स विदेश में रहने की औपचारिकता से बेखबर एक ऐसी लड़की से प्यार करने लगता है जो स्वतंत्र विचारों वाली स्वेच्छाचारिणी है। वो उसे सुसंस्कृत और शिष्ट होने का अभिनय कर प्रभावित करती है। सही कहा आपने। तूफान और दिए की कहानी तथा परी और गरुड़िए की कहानी की तरह ये क्या सुना रही हूँ? अरे ऐसी कहानियाँ तो बचपन से सुनते आए हैं, कौन सी नई बात कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं, कुछ तो माकपन है इस कहानी में जो ये मेरी कलम पर आ बैठी है। दबंग है और जिद्दी भी। कठिनाई ये है कि आरंभ और अंत भी अपनी मर्जी से करना चाहती हूँ। खैर, अभी तो अभिनंदन वत्स के साथ रसोई में घुस गई है ये देखने की सपना को चाय मिली है या नहीं, क्योंकि सपना जाग गई है और उसने आवाज़ दी है, नंदू तुमने अभी तक चाय नहीं बनाई, किन ख्यालों में खोए हुए हो? सपना की आवाज़ सुनकर वो चाय प्यालों में डालने लगा। रात तुम्हारी माँ के फ़ोन ने गहरी नींद से जगा दिया और तुम्हें तो पता है कि एक बार मेरी नींद टूट जाए फिर मैं सो नहीं पाती।
काम पर मैं कहाँ ध्यान दे पाऊंगी? कब से मैं चाय का इंतजार कर रही हूँ। देख रही हूँ आजकल तुम हर काम को टालने लगे हो। सपना ने बेडरूम से निकलकर रसोई में प्रवेश करते ही धारा प्रवाह बोलकर शब्दों का तूफान ला दिया। सपना के शाब्दिक तूफान का वो चुप्पी की घास बनकर मुकाबला करता है, अक्सर खामोश रहता है और बेकसूर होते हुए भी झुक जाता है। चुप्पी को उसने अपनी ढाल बना लिया है। उसने चुपचाप चाय का प्याला सपना की तरफ बढ़ा दिया। अभिनंदन वत्स को सपना ने नंदू बना दिया है। सपना को भ्रम है कि अपने पुरुष को पप्पी अर्थात छोटा कुत्ता बनाकर रखो, तलवे चाटेगा। उसकी कई सहेलियों ने उसे समझाया भी है कि किसी भी चीज़ को अधिक कसो तो टूट जाती है, बिखर जाती है, और पति तो इंसान है, ज़्यादा बंधन में रखोगी तो उसे खो दोगी। पर सपना की सोच को कोई बदल नहीं सकता। अभिनंदन को यह संबोधन बहुत खटकता है। सपना ये जानती है और जानबूझकर उसे नंदू कहती है। इस संबोधन को रोज बेस्वाद भोजन सा निकल लेता है। विरोध एक विकल्प है, पर उसका परिणाम है झगड़ा, जिसे वो पिछले 2.5 वर्षों से टाल रहा है। कल रात माँ ने फ़ोन पर समाचार ही ऐसा दिया था, वो भी सारी रात सो नहीं पाया और यादों के पालने में झूलता रहा। उसके चाचा और ताऊ की कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। उसका दिल नहीं कर रहा था कि वो चाय बनाए, पर उसके दिल की किसे परवाह है। शादी के बाद वो एक नौकर बनकर रह गया है और नौकर को अपनी भावनाएं दर्शाने का कोई अधिकार नहीं होता। संस्कारों में बंधा वो शादी को बेहतर बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। हालांकि वो जानता है कि इसकी नींव धोखे और बेईमानी पर पड़ी हुई बहुत ही कमज़ोर है। 10 वर्ष पहले उसके बाबूजी के आकाश में तारा बन चमकने के 13 दिन बाद ही रिश्तेदारों और शरीकों की बेवफाई तथा बेईमानी देखकर उसकी रोती बिलखती माँ ने अपनी फटी ओढ़नी में 6 बेटियों और उसे सीने से लगाकर ढांप लिया था। इतने दिनों में तुम्हारी माँ को यहाँ के टाइम डिफरेंस का पता नहीं चला? आधी रात को फ़ोन कर देती हैं। चाय की चुस्कियाँ लेती सपना ने कहा। सपना, माँ को टाइम डिफरेंस का पता है और उन्हें यह भी पता है कि तुम्हारी नींद टूट जाए तो फिर तुम्हें नींद नहीं आती, पर चाचा और ताऊ जी का कार दुर्घटना में निधन हो गया है, इसलिए उन्होंने रात में कॉल किया। नंदू, स्टॉप डिफेंडिंग योर मदर। पहले भी रात को ही फ़ोन आता है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार जब तुम नाराज़ हुई थी तब से आज तक माँ ने रात को कभी फ़ोन नहीं किया, उसने शांत स्वर में कहा। माँ से वायदा किया है, इसलिए वो शांत महासागर हो गया है। भीतर से कितनी ही लहरें उठें पर ऊपर से धीर गंभीर बना रहता है। अच्छा याद दिलाया, फ़ोन बिल में एक भी इंडिया की कॉल नहीं है। इसका मतलब है कि तुम घर के फ़ोन से इंडिया कॉल नहीं करते, बाहर से करते हो। ज़रूर मेरी चुगलियाँ होती होंगी। अगर तुम्हारी माँ बहनें तुम्हें फ़ोन करती हैं तो उनके पास पैसा कहाँ से आया? मुझे बताते तो मैं मना कर देती, यही सोचकर उन्होंने चोरी से पैसा भेज दिया होगा। सपना लड़ने के बीच डाल रही है। वो अक्सर उसकी माँ बहनों को बातचीत में ज़रूर घसीट लाती है, जानते हुए भी कि बेवजह उनको अपने झगड़ों में लाना उसे पसंद नहीं। उसने बात टाल दी। सपना, एक अरसे से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। वो अक्सर विवाद खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर देता है। सपना लड़ने पर उतारू है, वो समझ गया और झगड़ा रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। नंदू, तुम झूठ भी बोलने लगे हो। मम्मी बता रही थी कि तुम आजकल सारा दिन घर से बाहर रहते हो। कॉलेज में तो 4 घंटे की नौकरी है, ज़रूर कहीं और नौकरी करने लगे हो। मुझे पक्का यकीन हो गया है वही पैसा तुम घर भेजते हो। ये कहकर सपना उसकी ओर देखते ही सकपका गई। अभिनंदन की आंखों में कड़वा तीखापन है, वो उसकी ओर देख नहीं सकी। सपना ने पैतरा बदला। नंदू, आई एम सॉरी। 2 नौकरियां मत करो। तुम्हें इतना काम करते देखकर मुझे तकलीफ़ होती है और मम्मी डैडी का ध्यान भी तुम्हें ही रखना होता है। मेरी जॉब बहुत डिमांडिंग है। ज़रूरत थी तो मुझसे क्यों नहीं मांग लिया पैसा? तुमसे 5 गुना ज़्यादा कमाती हूँ और तुम्हारी माँ बहनों की इच्छाओं को पूरा कर सकती हूँ। हाँ, क्यों मांगोगे? मर्द हो ना। आत्मसम्मान पर चोट लगती है। स्त्री से पैसा लेने में शर्म आती है। स्त्री पुरुष से पैसा मांगे तो जायज़, पुरुष मांगे। उसने बात अधूरी छोड़ दी। मन में उथल पुथल और उकसाहट हुई। कह दो गरीबों की इच्छाएं नहीं, ज़रूरतें होती हैं, पर वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी ओर देखता रहा। सपना सामने वाले के भीतर बैठे दुर्योधन को उत्तेजित करने में माहिर है। पहले पहल वो इसकी आदत का शिकार बनकर भड़क उठता था और छोटी सी लड़ाई बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाती थी। अहम हार जीत में अटक जाता। वो नया नया इस देश में आया था। शादी के बाद वर्क परमिट के लिए हर तरह से सपना और उसके परिवार पर निर्भर था।
बेकसूर होते हुए भी क्षमा उसे ही मांगनी पड़ती। सपना उसे हारा हुआ महसूस करवाती और उसकी इच्छा विरुद्ध सहवास करती। पराए देश में वो किससे अपनी पीड़ा साझी करे। बस भोर में घर के पिछवाड़े वाले आंगन में दूर पड़े बेंच पर बैठकर उसकी भावनाओं की चांदनी सपना के व्यवहार की तपिश से पिघलकर आंखों के रास्ते कभी ग्लानि और कभी शर्मिंदगी बनकर बहने लगती। पिछवाड़े से ही सटे साथ वाले घर की खिड़की से मैरी एलन कई बार उसकी आंखों में उमड़ते सैलाब को देखती। उस दिन वो उसके पास आई। सन डोंट क्राई, अर्थात बेटा रो मत, कम विद मी, मेरे साथ आओ। मैरी एलन में उसे अपनी माँ नज़र आई और वो उसके पीछे उसके घर की ओर चल पड़ा। एक दिन मैरी एलन को यार्ड में काम करते देख सपना ने उसे बताया था कि वो अपने भव्य घर में अकेली रहती है। वो उसके घर के भीतरी भाग की कला और वहाँ पड़ी कलाकृतियाँ देखता ही रह गया। इतने बड़े घर में भारत के कई परिवार समा सकते हैं जिसमें वो अकेली रहती है। कॉफ़ी? मैरी एलन के पूछने पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा, मैं जानती हूँ कि ये लोग तुम्हें भारत से लाए हैं और अभी तुम्हारे पास काम करने के लिए वर्क परमिट नहीं है। आदमी सुबह उठकर जब अकेले में रोता है, इसका मतलब होता है कि औरत ने पिछली रात बिस्तर में उसे बेबस किया है। वो मैरी एलन को हिंदी बोलते देखकर हैरान रह गया। उसकी हैरानी देखकर मुस्कुरा पड़ी। मेरी माँ भारतीय थी और डैड अमेरिकन। डैड की नौकरी भोपाल में थी और मेरे हाई स्कूल पूरा होने तक हम भारत में रहे। मेरे नाना नानी बहुत अच्छी हिंदी बोलते थे, उन्हीं से हिंदी सीखी। हर वर्ष भारत जाती हूँ, बहुत बड़ा परिवार है वहाँ। मैं इमिग्रेशन अटॉर्नी हूँ। उसने कॉफ़ी का मग पकड़कर कहना शुरू किया। बाहर की भीनी भीनी रोशनी दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। बस इतना कहूँगी कि ग्रीन कार्ड के बिना तुम इस देश में कुछ नहीं कर सकते। सपना जैसी लड़कियाँ इस ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं और लड़कों के साथ मनमानी करती हैं। ऐसी लड़कियों से तंग आकर कई लड़के हरे रंग का कार्ड मिलने के फ़ौरन बाद तलाक दे देते हैं और इसे रोकने के लिए नए नए सख्त कानून लड़कियों के हक़ में बना दिए गए हैं। वे तलाक क्यों देते हैं, इसके कारणों को कोई नहीं जानना चाहता। अभी कुछ नए कानून बने हैं ताकि लड़कियों पर हो रहे शोषण को रोका जा सके। लड़कों का जो शोषण होता है उसके लिए यहाँ कोई कानून नहीं। इस पर मैरी एलन गंभीर हो गई। लड़के कभी शोषण के ठोस प्रूफ नहीं जुटा पाते और कानून प्रूफ चाहता है। तुम्हें पहले 2 साल का ग्रीन कार्ड मिलेगा। अगर गृहस्थी ठीक ठाक चली फिर तुम्हें 10 साल का पक्का कार्ड मिलेगा और इस अवधि में कभी भी इस देश की नागरिकता ले सकते हो। 2 साल में तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी वजह से गृहस्थी टूट जाती है तो वापस भेज दिए जाओगे और कभी वापस नहीं आ पाओगे। सारा संघर्ष, सारी कुर्बानी बेकार जाएगी। भावुकता से नहीं, विवेक से काम लेना, सब सह जाना। मैं तो सपना की चाहत में चला आया। इन तकनीकी और कानूनी पहलुओं से बेखबर हूँ। हमारे घरों में शादी का मतलब सीरियस कमिटमेंट होता है। तुम सरल हृदय हो, पर सामने वाला? मैरी ने आगे कुछ नहीं कहा। बेटा, 2 तरह के लोग होते हैं, एक वाइज और दूसरे इंटेलेक्चुअल। जब इंसान दोनों पक्षों को साथ लेकर चलता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को पलट सकता है। बुद्धिमत्ता से काम करना ही समझदारी है। कायदे कानून समझो और सोच समझ कर चलो। कोरी भावुकता से ज़िंदगी नहीं चलती। मिलते रहना है। जी मैम, कहकर वो उठने लगा तो मैरी ने कहा, मैम नहीं, माँ कहो। अभी को लगा कि तपती दोपहर में रेतीले टीले पर कहीं से झरना फूट पड़ा। माँ शब्द ने उसे भावुक कर दिया। बेगाने देश में किसी अपने के एहसास की बदली सावन की झड़ी सी बरस कर उसके पूरे बदन को भिगो गई। जिन्हें अपना समझकर, जिनके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो अमेरिका चला आया था, वे तो पराए निकले। माँ हमेशा कहती है, अभी मन सच्चा हो तो रब पक्का, मन खोटा तो रब झूठा। अपने मन को पाक साफ रखो तो भगवान स्वयं रास्ते बना देता है। माँ उसे अभी बुलाती और वो माँ को भाग्यवादी मानकर हमेशा मुस्कुरा देता था, पर उस दिन मुस्कुरा नहीं पाया। पहली बार उसे ग्रीन कार्ड के महत्व का पता चला और कनौजिया परिवार की चालाकी। मैरी एलन की बातों को उसने अपने पल्ले बांध लिया था। वर्क परमिट और 2 वर्ष का ग्रीन कार्ड मिल जाने के बाद भी वो सपना की ज्यादतियाँ बर्दाश्त कर रहा है। सपना की हर बेहूदगी सहने का कारण उसकी माँ है, जो फ़ोन पर बार बार उसे समझाती रहती है। अभी गृहस्थी में धैर्य की बहुत ज़रूरत होती है, खासकर अरेंज्ड मैरिज में।
दो अलग परिवारों के दो भिन्न व्यक्तित्व जो पहले एक दूसरे को जानते नहीं आपस में मिलते हैं। एक दूसरे के साथ ढलने चलने में समय तो लगता है। जो बातें अनर्गल लगें उन्हें भी झेल लेना। 2-3 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फ़ोन रख अभी सोचता, काश माँ को बता सकता कि वो सपना का क्या क्या झेल रहा है। 2.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। पक्के कार्ड के लिए अब वो कभी भी अप्लाई कर सकता है। उसने उसके लिए कोशिश नहीं की। गृहस्थी को संवारने के लिए संघर्षरत है। सपना और उसके स्वभाव में आकाश पाताल सा अंतर है। माँ को ये भी नहीं बता सकता कि वो सपना की ओर से बहुत निराश हो चुका है। बस अंदर ही अंदर घुटता रहता है। उसकी कल्पना की गृहस्थी के मोती इधर उधर बिखर गए हैं और उसके पाँव के नीचे आकर उसे ही पीड़ित करते हैं और वो करहा भी नहीं सकता। उसे चुप देख कर सपना फिर बोली, मम्मी को डॉक्टर के पास ले जाना, 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। तुम्हारे मम्मी को तुम्हारे डैडी ले जाएं, मैं उस समय काम से नहीं निकल सकता। अभिनंदन के मुंह से ये बात कैसे निकल गई वो स्वयं भी चौंक गया। हाउ डेयर यू से, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे डैडी? वे तुम्हारे मम्मी डैडी भी हैं और कभी नहीं भूलना कि तुम उनके घर में रहते हो। तुम यहाँ रहना चाहती हो, मैं तो तुम्हारा अनुसरण कर रहा हूँ और यहाँ मुफ्त में नहीं रहता, अपना हिस्सा देता हूँ। मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। हर समय तुम उन्हें तेरी माँ कहती रहती हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स भी सिर्फ तुम्हारे हुए, मेरे नहीं। मैं पूरी दुनिया के माँ बाप को अपना समझता था और समझता रहता, पर तुम्हारे द्वारा पैदा किए गए भेदभाव को मिटाने के लिए वही भाषा बोलने पर मजबूर हुआ हूँ जो तुम समझती हो। अच्छा, तो पंछी के पंख निकल आए हैं। देखती हूँ 2 साल के ग्रीन कार्ड पर कितना उड़ते हो। 10 साल के कार्ड के लिए यहीं आओगे इसी पिंजरे में, अन्यथा भारत लौटना पड़ेगा। ग्रीन कार्ड लेने के लिए ही तुमने मुझसे शादी की है। वो नहीं मिलेगा तो तेरी माँ बहनों का क्या होगा? ग्रीन कार्ड और घर के ताने तंज अभिनंदन के स्वाभिमान को हमेशा तार तार कर जाते हैं। वो कसमसा कर रह जाता है। छीजे हुए स्वाभिमान की पीड़ा उसके रोम रोम को बींध जाती है। हर समय मुस्कुराने वाले चेहरे पर अजीब सा तनाव रहता है। अभिनंदन हंसता था तो उसकी चमकती दंत पंक्तियाँ उसके हंसते चेहरे को और चमका देती थीं। अब तो किसी ने उसके दांत ही नहीं देखे, जबड़े कसे रहते हैं। हंसी और मुस्कुराहट ने उससे कुट्टी कर ली है, रूठ गई है उससे। बात बात पर खींचने लगा है। बाहर से शांत दिखाई देता है, भीतर शादी के अपने निर्णय पर रोष और गुस्से के लावे से भरा हुआ है, जो कभी भी ज्वालामुखी सा फट पड़ने के लिए तैयार है। अपनी चिड़चिड़ाहट मिटाने के लिए व्यस्त रहना चाहता है। दिन भर तो वो कॉलेज में पढ़ाता है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। सेंट मेरी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। शाम को वो एक कम्युनिटी कॉलेज में भी पढ़ाने लगा है, ताकि दिमाग को एक पल के लिए भी कुछ और सोचने का समय न मिले और सपना की तीखी बातों पर उसकी तरफ से विस्फोट की संभावना कम हो जाए। पर आज वो पूरी तरह से खींच चुका है। कई बार कह चुका हूँ कि ग्रीन कार्ड के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की, हृदय और भावनाओं की गहराइयों के साथ की है। दिल दे बैठा था तुम्हें। ग्रीन कार्ड मेरे लिए सिर्फ एक परमिट है अमेरिका में रहने और काम करने के लिए। उसे पाने के लिए मैंने तुम्हें सीढ़ी नहीं बनाया। ग्रीन कार्ड की ताकत को तो तुम और तुम्हारे मम्मी डैडी जानते थे, हम नहीं। तभी तो एक साधारण से परिवार के संघर्षरत युवक को यहाँ अपने जाल में फंसा कर ले आए। मैं तो सीधी सादी सोच वाला, संस्कारों से लबालब, शादी की संस्था में विश्वास रखने और उसे निभाने वाला युवक हूँ। तुमने अपनी माँ और बहनों के लिए मुझसे शादी की, अपनी गरीबी दूर करने के लिए। कभी तो सच बोलो। जिस लड़की से मैंने शादी की वो शायद कोई और थी, तुम नहीं। चाहते हुए भी वो कह नहीं पाया। अब अभी सपना को जीतने नहीं देता, वो उसे उकसा नहीं सकती और अभी अपने भीतर की कौरव सेना को सिर नहीं उठाने देता। थोड़ी सी बात कहे वो स्वयं को रोक लेता है। माँ ने उसे साड़ी में लिपटी हुई एक सुंदर लड़की की तस्वीर दिखाते हुए कहा था, बेटा ये तेरे बड़े मामा जी के दोस्त श्याम कनौजिया की बेटी है। कई वर्ष पहले श्याम जी अमेरिका चले गए थे। अब वो अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। लड़की संस्कारी है और ह्यूलार्ट कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर है। तुम्हारे लिए बात चलाई है तुम्हारे मामा जी ने। और उसने ये कहकर माँ को चुप करा दिया था कि वो अपना देश और घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस बात पर माँ खामोश हो गई थी। पास बैठे बड़े मामा जी ने माँ को चुप होता देख बोलना शुरू कर दिया था, अभी बेटा देश ने क्या दिया है तुम्हें? केमिस्ट्री में एमएससी करने के बाद भी अभी तक ढंग की नौकरी नहीं मिली। हर जगह कोटा सिस्टम से मार खा जाते हो। माँ के पास जो था वो तेरी 3 बहनों की शादी पर खर्च हो चुका है। जितना तू कमाता है उसमें 3 बहनों की शादी कैसे करेगा? माँ के सिर पर छत नहीं बनाएगा?
मामा जी की बात सुनकर वो अचंभित रह गया था। मामा जी जैसा देश प्रेमी उसे देश छोड़कर जाने के लिए तर्क दे रहे हैं, जो आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए कई बार जेल गए थे। मामा जी, देश छोड़कर विदेश जाना तो समस्याओं का हल नहीं। मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं, उनकी शादी की चिंता मुझे नहीं है। कई अच्छे लड़के मिल जाएंगे, माँ के सिर पर छत भी बन जाएगी। वो भी हार मानने वाला नहीं था। विदेश जाने के वो कभी भी हक में नहीं रहा। अपने दोस्त सिमर से अक्सर उलझ जाता था जब वो भारतीय मूल की विदेशी लड़कियों के वैवाहिक विज्ञापन देखा करता। सिमर उसे तथ्य बताता कि अगर 20 मिलियन भारतीय जो विदेशों में बसे हुए हैं भारत में होते तो भारत की अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी का क्या हाल होता। भारतवासियों को प्रवासियों का धन्यवाद करना चाहिए कि 20 मिलियन लोग उनके लिए स्थान खाली कर गए हैं। उनसे जुड़े कितने परिवार खुशहाल हुए हैं। विदेशी मुद्रा से भारत को आर्थिक सुदृढ़ता मिली है। इससे पहले कि सिमर उसे कायल करने के लिए और बिंदुओं पर बात करता, वो सबको पलायनवादी कहकर विषय बंद कर देता। विदेश जाने के बारे में उसके विचार बड़े स्पष्ट और कड़े थे। मामा जी उसके विचारों से भली भांति परिचित थे, फिर भी बोले, कोरा आदर्शवाद तुम्हारी उम्र की देन है। युवा अवस्था में मैं भी ऐसा ही था। आज जो देश के हालात हैं, ऐसे देश की कल्पना मैंने नहीं की थी। इस व्यवस्था के लिए मैंने जेलें नहीं काटी थीं। यथार्थ से तुम पलायन कर रहे हो। बड़ी बहनें भी तो पढ़ी लिखी थीं, दहेज के बिना शादी हो पाई उनकी। मौका मिल रहा है तो चले जाओ। नहीं मामा जी, मैं शादी को अपनी मजबूरियों से परे रखना चाहता हूँ। शादी में किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मेरी माँ, मेरी बहनें मेरी जिम्मेदारी हैं, इसके लिए विदेश नहीं जाऊँगा। अब माँ ने बातचीत का मोर्चा संभाला। अभी मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। शादी तो तुमने करवानी है, फिर आज हो या कल। एक बार लड़की देखने में हर्ज क्या है। नहीं पसंद आएगी तो बात यहीं पर ख़त्म। माँ की आंखों और भाव भंगिमाओं से अभी को माँ का विनम्र निवेदन लगा। माँ जब भी इस तरह से अनुनय करती वो उसे इनकार नहीं कर पाता। क्लार्क होटल में वो सपना से मिला। उसकी सुंदरता, शिष्टता, सौम्यता और व्यवहार कुशलता ने उसे बेहद प्रभावित किया और उसके परिवार को भी सम्मोहित कर लिया। इनकार का कोई कारण नहीं था। आनन फानन में दोनों की मंगनी हो गई। सपना की छुट्टियां समाप्त हो गई थीं और वो मंगनी के फ़ौरन बाद अपने माँ बाप के साथ अमेरिका लौट आई। पासपोर्ट बनवाने और मंगेतर के तौर पर वीज़ा लेने में समय लग गया और 2 महीने के भीतर अभी भी सपना के पास देश, परिवेश और भविष्य के सपने लेकर पहुंच गया। दूसरे दिन कोर्ट और उसके बाद मंदिर में उनकी शादी हो गई। उसे ऐसा लगा कि सपना भी उसे बहुत चाहने लगी है, जो जल्दी जल्दी सब तैयारियां कर रही है। सभ्य सुसंस्कृत लड़की के लिए देश परिवार छोड़ना उसे तकलीफ तो दे रहा था, पर एक अच्छी सहयात्री, जीवन संगिनी मिल जाने की संतुष्टि और तृप्ति भी थी। उसके आने और शादी की खुशी में घर की बार में वोदका जिनकी बोतलें खुल गईं और रात्रि भोजन तक सपना और श्याम कनौजिया पर शराब हावी हो गई। विभा जी ने बस एक ही पैक पिया था और उसका साथ दिया था। वो तो शराब पीता नहीं। उसके सुंदर स्वप्न एक भयानक सपना बन गए। सपना की सुंदरता, शिष्टता, सौम्यता और व्यवहार कुशलता सब रफू चक्कर हो गई। कृत्रिमता का मुखौटा उतर गया। नशे में धुत सपना ने सच बोलना शुरू कर दिया। डैड, हिंदुस्तान के लोग भावनात्मक बेवकूफ़ होते हैं, दिमाग से काम लेना जानते ही नहीं। दिल हथेली पर लिए घूमते रहते हैं। पाँव छूकर, मीठा बोलकर, बड़ों को आदर देकर कुछ भी करवा लो इनसे। हर समय संस्कारों की दुहाई देते हैं। क्या है संस्कार? फिर अभिनंदन की ओर देखकर बोली, स्टूपिड, मैं और ज़्यादा एक्टिंग नहीं कर सकती थी, इसलिए जल्दी शादी कर ली। प्यार व्यार मैं किसी से नहीं कर सकती। श्याम बाबू के पास जाकर उनसे लिपटते हुए बोली, डैड, आप हमेशा से एक नौकर चाहते थे जो आपके इशारों पर नाच सके। भारत में नौकरों को मिस कर रहे थे। ले आई हूँ आपके लिए एक पढ़ा लिखा सीधा साधा नौकर। मिलिए अभिनंदन वत्स उर्फ नंदू से। अभिनंदन को इशारा कर वो विद्रूपता से हंसने लगी। उस दिन से अभिनंदन नंदू बन गया। तुम भी अब गोरी चिट्टी चमड़ी के पीछे भागना बंद कर दो। इस हट्टे कट्टे नौजवान के साथ टिक जाओ। श्याम बाबू ने नशे में झूमते हुए लड़खड़ाती जुबान से कहा। डैड, डिपेंड करता है ये मुझे कितना झेल पाता है। अमेरिकन लड़के सेक्स में लड़की को बहुत छूट देते हैं। वो ये सब सुन नहीं पाया था। बाप बेटी की लज्जाहीन बातें उसके बदन को कंपित कर गईं और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। उसे लगा उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चारों ओर गहन अंधकार है और उस अंधकार से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है।
सपना वो डरावना सपना है जो कभी समाप्त नहीं होगा और वो उस डरावने सपने और अंधेरे में भटकता रहेगा। ये माहौल उसके लिए अजीब और कल्पना से बाहर का था। वो वहाँ से उठ गया। विभा जी ने श्याम बाबू को डांटा, शर्म घोट कर पी ली है, पहले ही दिन दामाद से इस तरह की बातें कर रहे हो। कनौजिया परिवार क्या इस तरह अपने दामाद का स्वागत करता है? मम्मी वही ओल्ड भाषण, आपके लिए ही तो इंडिया से लड़का लाई हूँ, अब तो खुश हो जाएं और मुझे मेरी शादी का जश्न मनाने दें। उसने वोदका का एक बड़ा सा घूंट भरते हुए कहा। विभा जी ने अपने पति की तरफ मुड़कर कहा, देखा अंधाधुंध अमेरिकनों की नकल करने का नतीजा। अमेरिकन बनने चले थे, हिंदुस्तानी भी नहीं रहे। तुमने कभी मेरी बात नहीं सुनी। रो रो कर आंखें गल गईं मेरी। अमेरिकन क्या ऐसे होते हैं? उनके घरों में भी ऐसी बातें नहीं होती। इंडिया से लड़का लेकर आए हो तो उसे संभालना भी सिखाओ अपनी बेटी को। मम्मी, अमेरिका के कल्चर को आप कब एक्सेप्ट करेंगे? हमेशा आपका कोसना चलता रहता है। सपना, अमेरिकी कल्चर मैंने तुमसे ज़्यादा अपनाया हुआ है। 30 वर्षों से यहाँ रहती हूँ। तुम दोनों की तरह बुरी आदतें अपना कर कल्चर को जानने का दावा नहीं करती। गुस्से से विभा जी वहाँ से उठ गईं और अभिनंदन को ढूंढने लगीं। श्याम कनौजिया खिलखिलाकर हंस पड़े। सपना, तुम्हारी मम्मी ठीक कहती है। लड़का शरीफ है, पहले ही दिन इससे ऐसी बातें करोगी तो डर जाएगा, भाग जाएगा। भाग कर जाएगा कहाँ? यहाँ रहने के लिए ग्रीन कार्ड और काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए, वो तो मैं ही दिला सकती हूँ। डैडी, मैंने सोच समझ कर इतना बड़ा नाटक किया था। 3 बहनों की शादी करनी है नंदू को, बूढ़ी माँ है, जुड़ा रहेगा मेरे साथ। इसके संस्कार और इसकी मजबूरियाँ इसे मेरे साथ बांधे रखेंगे। उस दिन सच कहा था सपना ने, वो भाग नहीं पाया अब तक। रिश्ते चुने नहीं जाते, निभाए जाते हैं, अच्छे हों या बुरे। जो बुरा करता है उसका धर्म उसके साथ, और इंसान को अपने कर्म किसी के लिए भी गलत नहीं करने चाहिए। बचपन से वो यही सुनता और देखता आया है। इसी जीवन दर्शन और मीमांसा के साथ वो सपना का साथ निभा रहा है, ये जानते हुए भी कि सपना और उसके परिवार ने उसके साथ गलत किया है। और प्रथम रात्रि वो कहाँ भुला पाया है। लड़खड़ाती सपना ने अपने अंगों पर शहद लगाया हुआ था और उसे कहा था, मुझसे प्यार करो, और साथ ही उल्टियाँ करनी शुरू कर दी थीं और थोड़ी देर बाद बेहोश होकर गिर गई थी। उसे घिन बहुत आई थी, पर अगले ही पल सपना को उठाकर उसने बिस्तर पर लिटाया और भागकर विभा जी को उनके कमरे से बुला लाया था और दोनों ने गीले तौलिए से सपना का बदन साफ किया था। दूसरे दिन विभा जी ने सपना के व्यवहार के लिए उससे कई बार माफ़ी मांगी थी। सपना भी उससे आंख नहीं मिला पाई थी। उसका पश्चाताप कुछ एक दिनों के लिए ही था, उसके बाद से तो वो रोज़ ही उसकी उल्टियाँ साफ करता है। विभा जी ने संवेगों से भरपूर आंखों से उसे देखकर अपने नर्म नर्म हाथों से उसके सिर को सहलाते हुए कहा था, बेटा, तुम्हें देखते ही मैं समझ गई थी कि तुम एक अच्छे इंसान हो, हमारे परिवार के लिए एंजल बनकर आए हो। अभिनंदन जैसे भारत में 2 भारत बसते हैं, एक वे जो भारतीयता से सराबोर हैं और दूसरे वे जिन्हें अंग्रेज अपने पीछे छोड़ गए हैं। उसी तरह यहाँ भी 2 तरह के भारतीय हैं, एक वे जो भारत को अपने साथ लाए हैं और अपने बच्चों में संस्कृति और संस्कारों की शिडोरी अर्थात पोटली बांध रहे हैं, दूसरे वे जो भारत को पीछे छोड़ आए हैं और अमेरिकन बनने के चक्कर में अपना आप भी खो चुके हैं। श्याम जी उन्हीं में से एक है। सपना के उच्छृंखल उद्दंड स्वभाव और उसकी इस सोच के जिम्मेदार हम हैं। बच्चों को कौन सही रास्ता दिखाए अगर माँ बाप ही रास्ता भटक जाएं? पतंग की डोर हमने तब खींची जब वो हाथ से छूट चुकी थी। सपना ने अमेरिका के कल्चर को भी गलत तरीके से लिया। मुझे अफसोस है कि मैं सशक्त माँ बनकर कुछ वर्ष पहले खड़ी होती जो मैं आज हूँ, तो सपना ऐसी ना होती। बस श्याम जी धीमा सुनते नहीं थे और मैं ऊंचा बोल नहीं पाई। उसके बाद उनके शब्द आंखों से बह निकले थे, वे बोल नहीं पाई थीं और अभिनंदन भी उस दिन से चुप हो गया। बेटा, प्यार एक दिन सपना को पिघला देगा, वो बदल जाएगी। बार बार उसकी माँ भी उसे हिम्मत बंधाती। 2 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं उसे सपना के साथ रहते हुए। वो जान चुका है कि वो बदलेगी नहीं। मूलभूत प्रवृत्ति कभी बदली नहीं जा सकती अगर व्यक्ति बदलना चाहे तो। सपना जैसी लड़कियां बदलना नहीं चाहती, उन्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। ऐसी मानसिकता के लोग प्यार मोहब्बत के अर्थ अपनी सोच के अनुसार निकालते हैं। जन्म से मिली मूलभूत बुरी प्रवृत्ति को भी सही परिवेश सुधार देता है, और सपना को परिवेश ने गर्म तवे पर रोटी सा फुला दिया। वो ज़्यादा बिगड़ गई।
स्टील का एक गिलास उसके पास से गुजरकर लकड़ी के फर्श पर जा गिरा। उसकी तंद्रा टूटी। अतीत का खंगालना रुक गया। बर्तन गिरने की आवाज़ सुन विभाजी और श्याम जी तेजी से अपने कमरे से निकल आए। सामने के दृश्य को देख वे आगे नहीं बढ़े, कमरे की दहलीज पर खड़े रहे। कब से बुत बने खड़े हो, मेरी बात का जवाब तक नहीं देते? सपना ने गुस्से में कई बर्तन उस पर पटकने चाहे। वो सचेत हो गया था। उसने आकर उसके हाथ पकड़ लिए। सपना, ये क्या पागलपन है? अगर मैं बोलता हूँ तो तुम लड़ती हो, अगर नहीं बोलता तब भी तुम झगड़ती हो, चीज़ें उठा उठा कर पटकने लगती हो। रोज़ के इस पागलपन से मैं तंग आ चुका हूँ। अभी की सहनशीलता बांध तोड़ उफान ला चुकी थी। मैं तुम्हें इस देश में लेकर आई, मेरी और मेरे माँ बाप की कोई इज्जत नहीं तुम्हारी नज़रों में? पक्का ग्रीन कार्ड मैं तुम्हें लेने नहीं दूंगी, अभी इमिग्रेशन के दफ्तर में रिपोर्ट करती हूँ। कहकर सपना भिनभिनाती वहाँ से जाने लगी तो अभिनंदन ने उसकी बाजू पकड़ ली। ये धौंस किसी और को देना, अपना ग्रीन कार्ड भी किसी और लड़के के लिए सुरक्षित रखना। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तुमसे इसके लिए शादी नहीं की थी। हाँ, जिस लड़की को मैंने पसंद किया था वो कोई और थी, तुम नहीं। अभिनंदन अपने कमरे में गया, पासपोर्ट उठाया और मुख्य दरवाजे से बाहर हो गया। विभाजी उसके पीछे गईं, पर देर हो चुकी थी। वो सड़क पार कर चुका था। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढींगरा जी की लिखी हुई कहानी वो कोई और थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, इस कहानी ने यही साबित किया है। विदेश गए प्रत्येक युवक की ज़िंदगी सुखमय नहीं होती। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।